नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। फरवरी 2024 में म्यांमार ने एक ऐसे पुराने कानून को दोबारा लागू कर दिया जो 14 साल से स्थगित था। इस कानून के तहत 35 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 27 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए कम से कम 2 साल तक सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्य भर्ती से बचने का प्रयास करने वालों को जेल की सजा दी जा सकती है। इसका मकसद सेना में 8000 नए सैनिकों की भर्ती करना है, क्योंकि म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार एक भयानक गृह युद्ध में फंस गई है। यह गृह युद्ध 2021 में तब शुरू हुआ था जब सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया था। सैन्य प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिन्हें सरकार ने हिंसक रूप से कुचलने की कोशिश की। इसके चलते कई ऐसे पुराने गुटों में नई जान आ गई जो म्यांमार में सैनिक शासन का अंत चाहते रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह नया संघर्ष देश को संकट की ओर धकेल रहा है। 1999 में बर्मा का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर म्यांमार रख दिया गया था। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। कहा जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलटने के बाद म्यांमार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है और सैन्य प्रशासन के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह छिड़ गया है। देश में 330 शहर हैं, जिनमें से 230 शहर में विद्रोह की शुरुआत के बाद से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। इस भयंकर लड़ाई और सैन्य सरकार के हवाई हमलों की वजह कई शहर और गांव ध्वस्त हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और पूरे इलाके में आग लगाई जा रही है। म्यांमार में अब हवाई हमले बढ़ गए हैं। आने वाले समय में सरकार आम नागरिकों और विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए विमानों से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। सेना और विद्रोही गुटों के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। एक अनुमान है कि लगभग 30 लाख लोग अपने घर से भागकर म्यांमार के दूसरे सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि देश में बड़े स्तर पर मानवाधिकार का संकट पैदा हो गया है। धन की कमी के कारण जरूरतमंद लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है। कई कंपनियां देश छोड़कर जा चुकी हैं। महंगाई आसमान छू रही है। देश में बिजली और पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। कई लोग देश में सुरक्षित इलाकों का रुख कर रहे हैं, मगर देश में हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के यंगून में हालात सामान्य हैं। लोग पारिवारिक और सार्वजनिक समारोह में शामिल होते हैं, लेकिन विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित इलाके में सैन्य प्रशासन के खिलाफ अक्सर विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो काफी जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगले दिन सुरक्षा बल लोगों को पकड़ के पूछताछ करते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह संकट और मातम है। बड़े शहरों में जनजीवन सामान्य भी नजर आता है। कृषि म्यांमार का मुख्य उद्योग है, जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के समय म्यांमार बर्मा के नाम से जाना जाता था। लंदन यूनिवर्सिटीज के सोयज में एशियाई और सैन्य इतिहास के प्रोफेसर माइकल चार्नी मीडिया से कहते हैं कि कई अन्य देशों की तरह म्यांमार को आज़ादी क्रांति के जरिए हासिल नहीं हुई और यह एक समस्या साबित हुई। वह कहते हैं कि वियतनाम और दूसरे अन्य देशों की तरह बर्मा में भिन्न राजनीतिक गुटों ने मिलकर क्रांति के जरिए आज़ादी हासिल नहीं की। इसलिए आज़ादी के बाद दक्षिणपंथ से लेकर वामपंथी विचारधारा के कई गुट पनपे और बहुत जल्द गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से सेना का प्रभाव बढ़ गया। सेना का प्रभाव उस समय और बढ़ गया जब 1958 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई AFPFL पार्टी के विभाजित होने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उनका कहना है कि इस बात को लेकर विवाद है कि सेना जबरदस्ती सरकार में शामिल हो गई या उसे आमंत्रित किया गया, लेकिन कई सैनिक अफसरों ने मंत्रालयों का प्रशासन संभाल लिया। आज लोग भले ही सेना से नाराज हों, लेकिन उस समय के दौरान सेना ने काफी तत्परता से काम किया और अर्थव्यवस्था को फायदा होने लगा। 1960 में आम चुनाव के बाद
PFL का एक बड़ा धड़ा दोबारा सत्ता में आ गया। मगर सेना ने 1962 में उस सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। 26 साल बाद 1988 में सेना के एक धड़े ने इस सैनिक सरकार का तख्ता पलट दिया। 2008 में एक नए संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों में 25% सीटें सेवारत सैनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दी गई। सैन्य समर्थन से चलने वाली सरकार का दौर 2015 में समाप्त हो गया, जब आम चुनाव में आंग सांग सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2020 में उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने आम चुनाव में दोबारा जीत हासिल की। प्रोफेसर माइकल चार्नी का कहना है कि संविधान के जरिए सेना का नियंत्रण संसद पर बरकरार था, लेकिन जब आंग सांग सू की 2020 में दोबारा जीत कर आए तो सेना को चिंता हो गई कि कहीं वो बहुमत के जरिए संविधान में संशोधन करके सेना का प्रभाव खत्म न कर दें। इसलिए जनरल हायेंग ने 1 फरवरी 2021 को सरकार का तख्ता पलट दिया। सेना ने आंग सांग सू की पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धोखाधड़ी के कई आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। पिछले साल उनकी सजा 33 साल से घटाकर 27 साल कर दी गई। म्यांमार की सैनिक सरकार देश के बाहर अपने पड़ोसी देश थाईलैंड, लाओस, भारत, बांग्लादेश के साथ साथ चीन में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चीन के सामरिक हित म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि म्यांमार बिखर जाए। प्रोफेसर माइकल चार्नी का कहना है कि चीन म्यांमार में दोनों ही पक्षों को समर्थन दे रहा है ताकि जो भी जीते उसके हित सुरक्षित रहें। चीन ने दोनों पक्षों से समझौते कर लिए हैं कि वो उसके गैस उत्पादन और पाइपलाइनों को निशाना ना बनाए। म्यांमार के रूस के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर माइकल चार्नी कहते हैं कि म्यांमार की सेना को हथियारों की सप्लाई ज्यादातर रूस से होती है, लेकिन 2021 के तख्ता पलट के बाद क्या सैनिक सरकार म्यांमार में चुनाव करवाने का कोई इरादा रखती है? प्रोफेसर माइकल चार्नी का कहना है कि वो तब तक चुनाव नहीं करवाना चाहेगी जब तक वो विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल ना कर ले, जो कि अब तक उसके हाथ नहीं लगी है। मगर कौन है सरकार के विरोधी? यही है बड़ा सवाल।